स्वागत है दोस्तों पैसा अड्डा में। फाइनेंस सिंपल एकदम अड्डा स्टाइल। तो देखो, अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा कैश पड़ा है ना और समझ नहीं आ रहा कि उसको एग्जैक्टली कहाँ पार्क किया जाए, तो आज की ये चर्चा बिल्कुल उसी बारे में है। ये पूरा एक्सप्लेनर ध्यान से सुनना। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यार भास्कर, एक बात बता। मेरे पास ना थोड़े पैसे बचे हुए हैं। मैं सोच रहा था इसको सेविंग्स अकाउंट में ही छोड़ दूं, पर वहां तो इंटरेस्ट बिल्कुल चिल्लर मिलता है यार। लगता ही नहीं कि पैसा बढ़ भी रहा है। एफडी करवाने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि पैसे मुझे कुछ ही महीनों में चाहिए होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ये आइडल कैश आखिर कहाँ पार्क करना चाहिए? बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई। देखो, जब भी शॉर्ट टर्म पार्किंग की बात आती है ना, तो एक्सपर्ट्स अक्सर लिक्विड फंड्स या आर्बिट्रेज फंड्स का नाम लेते हैं। एक मिनट आर्बिट्राज फंड्स। पर मैंने तो अभी हाल ही में फाइनेंशियल न्यूज़ में पढ़ा था कि आर्बिट्राज फंड्स के रिटर्न्स आजकल काफ़ी गिर गए हैं। क्या अभी भी इनमें पैसा डालना समझदारी है? सही पकड़ा तूने। देखो, रिटर्न्स कम होने के ना दो मेन रीजंस हैं। पहला, हाल ही के बजट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी एफएनओ पर एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया गया। अब क्योंकि आर्बिट्राज फंड्स एफएनओ में बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करते हैं, उनका खर्चा लगभग 0.02% से 0.35% तक बढ़ गया। पर ना असल रीजन कुछ और ही है। असल रीजन क्या है भाई? इकोनॉमी में ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ गए हैं और आर्बिट्राज फंड्स का रिटर्न इंटरेस्ट रेट से काफी जुड़ा होता है। पिछले 1-2 साल में इंटरेस्ट रेट्स कम होने की वजह से रिटर्न्स में लगभग 1% की गिरावट आई है। तो टैक्स वाली बात से ज्यादा ना इंटरेस्ट रेट्स का इम्पैक्ट बड़ा है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये फंड्स बेकार हो गए हैं। देख भाई, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग का ना एक गोल्डन रूल होता है, मैच द होल्डिंग पीरियड टू द फंड। यानी पैसा कहाँ जाएगा ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि उस पैसे की जरूरत आपको कितने वक्त बाद पड़ेगी। अच्छा, तो मान ले मेरी रिक्वायरमेंट बहुत छोटी है, जैसे मुझे एक नया फ़ोन लेना है या किसी अचानक आई इमरजेंसी के लिए कैश रखना है जो मुझे बस कुछ हफ्तों में चाहिए। तब क्या करूं? ऐसे छोटे टाइम फ्रेम्स के लिए ना लिक्विड फंड्स बेस्ट होते हैं। ये फंड्स बहुत ही शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं और इनकी कमाई वहां से मिलने वाले इंटरेस्ट से होती है। ये इमरजेंसी फंड्स पार्क करने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। पर एक छोटा सा कैच है। क्या कैच है भाई? अगर पैसा 7 दिन से पहले निकाला जाए तो एक छोटा सा एग्जिट लोड यानी पेनल्टी लगती है। तो बस 1-2 दिन के लिए पैसा रखना हो तो ये उतना ठीक नहीं है, पर कुछ हफ्तों से लेकर 1-2 महीने के लिए ये ऑप्शन बहुत बढ़िया है। समझ गया। पर मान ले मेरा प्लान थोड़ा लंबा है, जैसे मुझे दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप पर जाना है और उसमें अभी 3 से 6 महीने का वक्त बचा है। तब पैसा कहाँ डालूं? तब तक तो लिक्विड फंड्स में उतना मजा नहीं आएगा। बिल्कुल सही। 3 से 6 महीने के टाइमलाइन के लिए आते हैं आर्बिट्राज फंड्स। ये थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। ये मार्केट के उतार चढ़ाव पर बेट नहीं लगाते। इनका फंड मैनेजर एक ही टाइम पर कैश मार्केट में शेयर खरीदता है और फ्यूचर्स मार्केट में बेच देता है। इस प्राइस डिफरेंस से जो मुनाफा होता है उसको वो लोग लॉक कर लेते हैं। अच्छा, तो इसमें रिस्क कम होता है? हाँ, इनकी वॉलेटिलिटी काफी लो होती है। ये मार्केट किस दिशा में जाएगा उस पर डायरेक्शन वाला रिस्क नहीं लेते। इसीलिए 3 से 6 महीने के पार्किंग के लिए इन्हें एकदम स्वीट स्पॉट माना जाता है। और इनका एक सबसे बड़ा फायदा है टैक्स। ये एक बहुत जरूरी टैक्स रियलिटी चेक है हाई अर्नर्स के लिए। लिक्विड फंड्स में जो मुनाफा होता है वो आपके नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब में जुड़ जाता है। तो हाई टैक्स ब्रैकेट वालों को 30 से 35% तक टैक्स देना पड़ सकता है। बाप रे, इतना ज्यादा? और आर्बिट्राज फंड्स को इक्विटी की तरह ट्रीट किया जाता है। तो अगर उन्हें शॉर्ट टर्म में बेचा जाए तो हाईस्ट ब्रैकेट वालों को भी सिर्फ 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। वाह, टैक्स बचा लिया तूने मेरा। अच्छा, एक आखिरी सिनेरियो बता दे। अगर कोई पैसा मुझे 2 साल से पहले चाहिए ही नहीं, जैसे मैं किसी कार की डाउन पेमेंट के लिए सेव कर रहा हूँ जो 2-3 साल बाद लेनी है। ऐसे 2 साल से ऊपर वाले हॉराइजन के लिए एक स्पेशल कैटेगरी आती है जिसे कहते हैं इनकम प्लस आर्बिट्राज। ये एक फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर होता है। ये लोग बेसिकली डेट फंड्स और आर्बिट्राज फंड्स का एक मिक्स तैयार करते हैं। तो इसका क्या फायदा है भाई? इसका सबसे बड़ा फायदा लंबा खेलने में है। अगर इन फंड्स को कम से कम 2 साल तक होल्ड किया जाए तो इन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जो कि सिर्फ 12.5% है। तो टैक्स बचाने और एक स्टेबल रिटर्न निकालने के लिए ये एक बेहतरीन कॉम्बो बन जाता है। सही है। यार भास्कर, मैंने कल ही दोस्तों के साथ टपरी पर एक नया वर्ड सुना था, हाइब्रिड सिफ्स, यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स। लोग कह रहे थे ये मार्केट का नया अल्टीमेट सीक्रेट है। ये क्या नई चीज है? भाई, ये कोई अल्टीमेट सीक्रेट नहीं है, ये अमीरों का खेल है।
ये 10 लाख का फिगर ध्यान से नोट करना। 10 लाख? किस बात के 10 लाख? हाइब्रिड सिप्स में घुसने का मिनिमम टिकट साइज ही 10 लाख रुपए है। और सबसे मजेदार बात ये है कि इन्वेस्टर्स को ये मिनिमम बैलेंस हमेशा मेंटेन भी करना होता है। नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स की तरह बिल्कुल नहीं है कि जब मन किया 5-10 हज़ार निकाल लिए। और इनकी एक रियलिटी चेक भी है। ये फंड्स बहुत ही नए हैं। मार्केट में जो सबसे पुराना सिप है वो भी बस 6-7 महीने पुराना है। तो फिर इनका ट्रैक रिकॉर्ड कहाँ से आया? यही तो सारी बात है। इनके पास कोई लाइव ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, ये सब बैक टेस्टेड डेटा पर चल रहे हैं। ये रिटर्न्स बढ़ाने के लिए कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स, इक्विटी और डेट का मिक्स यूज करते हैं, इसलिए रिस्क काफी बढ़ जाता है। अगर मार्केट गिरा तो इन्हें रिकवर करने में टाइम लगता है। इसलिए अगर इनमें पैसा डालना ही है तो कम से कम 2.5 से 3 साल का कमिटमेंट चाहिए होता है। ये शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए बिल्कुल नहीं है दोस्त। तो चलो इस पूरी चर्चा को एकदम सिंपल रूल्स में समराइज करते हैं। अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करो और फंड चुनो। कुछ हफ्तों की बात है, नया फोन लेना है तो लिक्विड फंड्स चुनो। 3 से 6 महीने बाद वेकेशन पे जाना है, आर्बिट्राज फंड्स बेस्ट हैं। और अगर 2 साल से ज्यादा की सेविंग करनी है तो इनकम प्लस आर्बिट्राज का रास्ता पकड़ो। भाई तूने तो फाइनेंस इतना सिंपल कर दिया, एकदम टप्पड़ी वाली क्लैरिटी मिल गई मुझे आज। बस यही तो अपना मकसद है। तो दोस्तों, आखिर में आपसे बस एक सवाल है, क्या आपका पड़ा हुआ आइडल कैश अपने स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के हिसाब से पूरी मेहनत कर रहा है या बस सेविंग्स अकाउंट में आराम फरमा रहा है? आज ही अपना पोर्टफोलियो चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये अड्डा सेशन पसंद आया और फाइनेंस के ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना है तो अभी पैसा अड्डा बाय भास्कर को सब्सक्राइब करें और इस एक्सप्लेनर को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले अड्डा में।